इसमें तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। और ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आए? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थिति चरमरा गई थी, वो बैंकरप्ट हो गई थी। उसके रीजंस हैं कुछ, तो 4 रीजंस हैं। पहला है बंगाल का फेमाइन 1769 में, दूसरा है एंग्लो मैसूर वॉर 1769 में, तीसरा है करप्शन और चौथा है टी ट्रेड में लॉस। तो ये 4 रीजंस थे। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, जिसमें कि 4 पॉइंट हैं। पहला, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स पहला बना। दूसरा, डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को रोक दिया गया और नवाब को फिक्स्ड पेंशन दे के डिसमिस कर दिया गया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया और पहली चीफ जस्टिस बनी एलिजा एम्पे और 3 बाकी जजेस अपॉइंट किए गए। चौथा था, बंगाल में जो गवर्नर है उसके 2 सबऑर्डिनेट्स बना दिए गए, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो अब बंगाल वाला ज़्यादा ऊपर हो गया और मद्रास और बॉम्बे वाले गवर्नर उसके सबऑर्डिनेट्स हो गए। उसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और ये आया था ताकि अमेंड किया जा सके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को, उसमें जो खामियां थी। तो 2 पॉइंट है इसमें। पहला है, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से कंपनीज़ के मैटर को हटा दिया गया, कंपनी के रेवेन्यू के मैटर को। दूसरा, जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसको पावर दे दी गई कि अब वो प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल के रिगार्डिंग रेगुलेशंस बना सकता है। कौन से, किसके रिगार्डिंग? प्रोविंशियल कोर्ट्स, यानी कि जो ब्रिटिश के अंडर हैं उनके। उसके बाद आ जाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पर। ये विलियम पिट उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके रूल के टाइम पर आया था और इसका आने का रीज़न था मेन। तो पहला पॉइंट, जो कंपनी का कंट्रोल था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में था, जो कि 24 थे नंबर में। तो ये 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स को संभाल रहे थे। लेकिन अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी थी, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को अब कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ साथ सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस को भी कंट्रोल कर रही थी। और थर्ड पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टेरिटोरियल पोजेशंस थे उनको अब ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया के नाम से जाना जाने लगा और उन पोजेशन से जितना भी रेवेन्यू आने वाला था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जाने वाला था, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स ही उसको कंट्रोल कर रहे थे, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया के रेवेन्यू को। उसके बाद नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इस एक्ट में इंडिया के साथ जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ख़त्म कर दी गई। तो अब कोई भी कंपनी ब्रिटेन की कमर्शियल ट्रेड कर सकती थी इंडिया के साथ, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी विद इंडिया और ट्रेड इन चाइना। तो चाइना और चाय इन दोनों के अलावा कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती थी। दूसरा पॉइंट है इसके टोटल 3 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जो कमर्शियल ट्रेड से आने वाला रेवेन्यू था और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रेवेन्यू आने वाला था उन दोनों को अलग अलग कर दिया। और तीसरा था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे उनको अलाउ कर दिया इंडिया में आने के लिए, ताकि वो रिलीजियस अवेकनिंग यानी कि कन्वर्जन्स स्टार्ट कर पाएँ क्रिश्चियंस के इंडिया में। उसके बाद आ जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1933 में, जिसको कि सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बन गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे मद्रास और बॉम्बे के भी थे, इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स ख़त्म कर दी गई। तो 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट है कि टोटल मोनोपोली एंड कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, चाय और चीनी के मामले में भी सब खत्म, सारी मोनोपोली ख़त्म। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ही पूरे इस तरह से बैन कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ये थर्ड पॉइंट। और चौथा पॉइंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जो हैं वो अब दोनों मिलकर पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी पावर दे दी गई कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ मिल करके डिसाइड करेंगे। और 5वां पॉइंट है, पहला लॉ कमीशन एस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसके की चेयरमैन बने लॉर्ड मैकॉले। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ लिया, विलियम बेंटिक। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म, अब ये पूरी तरह से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिलकर पॉलिटिकल अफेयर देखेंगे। पहला लॉ कमीशन एस्टेब्लिश कर दिया गया। और जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थे उसके गवर्नर की पावर्स खत्म कर दी गई, सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी ही बची जो लॉ बनाएगी। पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इस एक्ट के द्वारा 3 मेन पॉइंट हैं।
तो पहला है कि इंडिया में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया फ्रॉम बाय कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विसेज हो गए। पहला जो क्वालिफाई करने वाले थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। दूसरा पॉइंट है, एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश कर दिया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन को सेपरेट कर दिया जा सके, यानी कि एग्जीक्यूटिव अलग और लेजिस्लेशन अलग। किसने किया? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने। थर्ड पॉइंट है कि जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसमें 6 नए मेंबर ऐड किए गए जिनको कहा जाने लगा लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। अब ये जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल है इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें कुछ तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं और कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को तो हैंडल करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव फंक्शन को हैंडल करेगा 6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिलर वाले। तो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए मेंबर ऐड किए गए, जिसमें से 4 जो थे वो अपॉइंट किए गए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आगरा, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। फिनिश। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो है कि जो गवर्नर जनरल था अब उसको वायसरॉय बना दिया गया, तो लॉर्ड कैनिंग पहला बना, तो इसे कहा जाने लगा एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट है इसने एक नई पोस्ट ऐड कर दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि पहला बना चार्ल्स वुड, और इसकी काउंसिल में 15 मेंबर जोड़ दिए गए टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो 15 मेंबर की काउंसिल थी इसकी। थर्ड पॉइंट है एबॉलिश कर दिया गया डुअल गवर्नमेंट को, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहे थे उनको एबॉलिश कर दिया। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो इसमें 6 पॉइंट हैं। सबसे पहला है PWD एस्टेब्लिश कर दिया गया। दूसरा है पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तीसरा है वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें मेंबर 4 से बढ़ा के 5 कर दिए गए। वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग ने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड किए, कुछ नॉमिनेट किए। उनका नाम है 3 है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकन राव। ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करे गए हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है वायसरॉय को पावर दे दी गई कि वो अब ऑर्डिनेंसेस प्रमलगेट कर सकता है, जो कि 6 मंथ तक वैलिड रहेंगे। और सिक्स्थ पॉइंट है नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1866 में और पंजाब में 1897 में। उसके बाद नेक्स्ट है 1892 में इंडियंस जो थे ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनको बजट डिस्कस करने की परमिशन दे दी गई वायसरॉय के द्वारा और उनका नंबर भी इंक्रीज़ कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए। मॉर्ले सेक्रेटरी थे, मिंटो जो थे वो वायसरॉय थे। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है मिंटो को, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स किए थे। ओके। 1883 में इल्बर्ट बिल आया। तो इल्बर्ट बिल आया बाय लॉर्ड रिपन। उस टाइम पर वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल क्यों आया? टू रिमूव रेशियल जुरिस्डिक्शन इन कोर्ट्स। कोर्ट्स में रेशियल जुरिस्डिक्शंस रिमूव करने के लिए। 1885 में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एस्टेब्लिश कर दी गई। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको कि मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसने क्या किया? इसने इंट्रोड्यूस कर दी डायरकी, सेंटर पे भी और प्रोविंस में भी। प्रोविंस वो जगह है जहाँ ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था। और बाइकैमरलिज्म एस्टेब्लिश कर दिया सेंटर पे। और प्रीएम्बल प्रेजेंट था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो पहला प्रीएम्बल कहाँ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और इसके बाद जो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें प्रीएम्बल मिसिंग होगा, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। तो 1990 में बाइकैमरलिज्म जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें एक अपर हाउस बनाया गया, एक लोअर हाउस बनाया गया। अपर हाउस में 60 सीट थी, लोअर हाउस में 146 सीट थी। अपर हाउस में इलेक्टेड जो मेंबर्स थे वो 5 साल के लिए थे, लोअर हाउस में 3 साल के लिए थे। अपर हाउस को कहा जाने लगा काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस को कहा जाने लगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, कुछ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स स्टेट के लिए थे, तो हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन इस तरह के सब्जेक्ट्स थे इसमें। प्रोविंशियल सब्जेक्ट किस किस में डिवाइड हुए? रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में। उसके बाद नेक्स्ट है सैमन कमीशन को सेटअप किया गया 1927 में। और ये क्यों सेटअप किया गया था? टू इंक्वायर द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसका बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें सारे ब्रिटिश लोग थे
और इसने रेकमेंड किया कि जो डायरकी का सिस्टम हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में इंट्रोड्यूस किया है उसको एबॉलिश कर दिया जाए, सिस्टम ऑफ डायरकी को। और इसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, साइमन कमीशन में। उसके बाद 1930 से 1932 तक 3 साल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया जिसमें प्रीएम्बल मिशन था। इसमें कुछ टोटल 7 पॉइंट हैं। तो इस टाइम पर क्रिएशन किया गया ऑल इंडिया फेडरेशन का, पहला पॉइंट। दूसरा, सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई। फेडरल सब्जेक्ट्स में 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में 54 आइटम्स थे, कॉन्करेंट में 36 आइटम्स थे, और बचा कुचा रेजिडरी सब्जेक्ट्स जिसमें वाइसरॉय को पावर थी कि वो मेक लॉ बना सके, उसको रेजिडरी सब्जेक्ट्स बोला जाने लगा। तो डायरकी हो गई सेंटर में, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट और रेजिडरी। उसके बाद प्रोविंसेस में डायरकी अबॉलिश कर दी गई। तो सेंटर में तो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई और प्रोविंसेस में डायरकी अबॉलिश कर दी गई। तो अब जो प्रोविंसेस थे वहाँ डायरकी बची नहीं, तो वो ऑटोनॉमस हो गए। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दी गई, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमस बना दिया। उसके बाद चौथा पॉइंट है, आरबीआई एस्टेब्लिश कर दी गई और फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसको कि अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो फेडरल कोर्ट जो है वो 1937 में एस्टेब्लिश हुआ है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया, 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है, बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया, और ये बर्मा को इंडिया से सेपरेट करने वाली बात जो है वो साइमन कमीशन ने रिकमेंड करी थी। उसके बाद 7th पॉइंट है, उड़ीसा और सिंध ये 2 नए प्रोविंसेस फॉर्म कर दिए गए, तो टोटल 11 प्रोविंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा बना लॉरेंस डंडास। तो इंडिया को बर्मा से जब सेपरेट किया तो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएंगे दोनों के लिए, तो पहला बना लॉरेंस डंडास। लास्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसको कि माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, 3 जून 1947 को आया था। इसमें 3 पॉइंट है। पहला, सर साइरल रेडक्लिफ ने बाउंड्री कमीशन बनाया, जिसमें कि पंजाब और बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, पाकिस्तान और इंडिया ऐसे करके। सेकंड पॉइंट है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस सिंध, बलूचिस्तान और वेस्ट पंजाब ये तो चले गए पाकिस्तान के पास, और सम पार्ट ऑफ आसाम और ईस्ट बंगाल ये भी चले गए पाकिस्तान के पास, बाकी सब इंडिया के पास। थर्ड है, नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947। 1947 15 अगस्त के बाद कोई भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के लिए पास नहीं करेगा।